रियो बादलों से घिरा हुआ उठता है और एक फरिश्ते के सामने खड़ा होता है। फरिश्ता उसे बताता है कि हाल ही में उसकी मृत्यु हुई है, फिर भी वह अभी परलोक नहीं जाएगा। संक्षेप में, रियो उस कुख्यात ट्रक का नवीनतम शिकार बन गया है। अब माइकल उसे एक नई दुनिया में एक नया जीवन शुरू करने के लिए भेजने वाला है। माइकल के अनुसार रियो को इस नई दुनिया में कोई विशेष मिशन या बड़ा उद्देश्य नहीं दिया जाएगा। वह जैसा चाहे वैसा जीवन जीने के लिए स्वतंत्र है। जब रियो एक शांतिपूर्ण और आरामदायक जीवन जीने की इच्छा व्यक्त करता है तो माइकल को कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन उसे भेजने से पहले माइकल को रियो को उस दुनिया का संक्षिप्त विवरण देना होगा जिसमें वह पुनर्जन्म लेगा। उस दुनिया का नाम फीक है, एक जादुई भूमि जहां लगभग 20% आबादी अपनी प्राकृतिक तात्विक एलिमेंटल अफिनिटी से जुड़े मंत्रों का उपयोग कर सकती है। रियो के मामले में उसकी सबसे मजबूत एफिनिटी पानी के तत्व के साथ है। चूंकि रियो ने एक शांतिपूर्ण और आरामदायक जीवन के लिए कहा था, माइकल ने उसके लिए एक आरामदायक छोटा घर तैयार किया। एक स्टार्टर किट के रूप में उसने 2 ट्यूटोरियल किताबें, एक चाकू शामिल किया और यहां तक कि राक्षसों को दूर रखने के लिए घर के चारों ओर एक सुरक्षात्मक कवच भी लगा दिया। अपनी शुरुआती किट के हिस्से के रूप में माइकल ने रियो को 2 महीने तक चलने के लिए पर्याप्त भोजन से भरा एक बर्फ का घर प्रदान किया है, जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि उसे जल्द ही भूख का सामना नहीं करना पड़ेगा। माइकल ने रियो के लिए एक गाइड बुक भी दी थी, जिसमें हर उस राक्षस की विस्तृत जानकारी थी जिससे वह उस क्षेत्र में मिल सकता था। हालांकि ये बाद में जंगल के जीवों से निपटने के लिए उपयोगी होगी, लेकिन रियो का मौजूदा ध्यान अपनी नई जादुई क्षमताओं का परीक्षण करने पर है। वह बाहर निकलता है और पानी पानी बाहर आओ का मंत्र चिल्लाता है, जिससे तुरंत उसके हाथ में पानी का एक गोला बन जाता है। जादू उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा आसान निकला। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि वह केवल पानी के गोले की कल्पना करके वही मंत्र फिर से कर सकता है। इसलिए वास्तव में मंत्रोच्चार की आवश्यकता नहीं है। अब जब उसने पुष्टि कर ली है कि वह जादू का उपयोग कर सकता है, तो वह सीधे स्नानघर में जाता है और टब को पानी से भरना शुरू कर देता है। हालांकि उसे तुरंत एक समस्या का पता चलता है। वह सिर्फ पानी बनाना जानता है और वह ऐसे स्नान का आनंद नहीं ले पाएगा जो गर्म ना हो। तो वह बाहर जाता है और पानी को मैन्युअल रूप से गर्म करने के लिए आग जलाने की कोशिश करता है। एकमात्र समस्या यह है कि उसे इस तरह से आग लगाना नहीं आता। थोड़ी देर बाद वह हार मान लेता है और हार मानकर अपनी पीठ के बल लेट जाता है। लेकिन जैसे ही वह सूरज को देखता है, उसे एक विचार आता है। रियो एक बेसिन लेता है, उसे पानी से भरता है और उस पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर देता है। गर्मी को बाहर निकालते हुए उसे संपीड़ित करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे बर्फ बनने लगती है। थोड़ा और प्रयास और अभ्यास से वह बर्फ को एक अस्थायी आवर्धक लेंस का आकार देने में सफल हो जाता है। इसका उपयोग करके वह आग जलाने के लिए सूरज की रोशनी का उपयोग करता है। आग लगने के बाद वह अपने स्नान को गर्म करता है, जो बर्फीले पानी से भरा हुआ था। अपने पहले दिन के अंत तक वह आखिरकार आराम कर पाता है और ठीक से भीगने का आनंद लेता है। अब जब उसने बर्फ बनाना सीख लिया है, तो रियो को पता चलता है कि इसका उल्टा भी संभव होना चाहिए। यदि वह पानी को जमाने के लिए गर्मी हटा सकता है, तो उसे गर्म पानी बनाने के लिए गर्मी जोड़ने में सक्षम होना चाहिए। यह उसका अगला लक्ष्य बन जाता है, कुछ ऐसा जिसका उसे आने वाले दिनों में अभ्यास करना होगा। अगली सुबह जब रियो नाश्ता कर रहा होता है, तो वह सोचना शुरू कर देता है। माइकल से केवल 2 महीने की भोजन आपूर्ति के साथ वह जानता है कि उसे फिर से स्टॉक करने के लिए जल्द ही शिकार करना होगा। लेकिन उसे संदेह है कि जंगल के राक्षसों से लड़ने के लिए सिर्फ एक चाकू काफी होगा। इसलिए वह अपने हमले के जादू का अभ्यास शुरू करने का फैसला करता है। उसका पहला प्रयास एक पेड़ पर पानी का गोला लॉन्च करना है और यह बिल्कुल वैसा ही काम करता है जैसा उसने कल्पना की थी, लेकिन एक असली लड़ाई में पानी का एक छोटा सा छींटा ज्यादा कुछ नहीं करेगा। उसे पानी की शक्ति बढ़ाने का एक तरीका याद आता है, इसलिए वह एक और गोला इकट्ठा करता है। इस बार अधिक दबाव के लिए पानी को एक केंद्रित बिंदु में संपीड़ित करता है। यह विचार सही है, लेकिन उसका नियंत्रण अभी इतना मजबूत नहीं है। उसके पानी के जेट में खिलौने वाली पानी की बंदूक से थोड़ी ही ज्यादा शक्ति है। रियो को माइकल द्वारा अपने पुनर्जन्म से पहले बताई गई एक बात याद आती है। जादू कल्पना पर बहुत अधिक निर्भर करता है। उसके दिमाग में जितनी स्पष्ट छवि होगी, परिणाम उतना ही बेहतर होगा और उसे बस अभ्यास के माध्यम से इसे परिष्कृत करते रहना होगा। कई दिनों के लगातार प्रशिक्षण के बाद रियो के पानी के जेट आकार लेने लगे हैं और अच्छे दिखने लगे हैं। हालांकि वे अभी भी किसी राक्षस को मार गिराने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हैं। रियो ने गर्म पानी का उत्पादन करना भी सीख लिया है, जिससे वह जब चाहे गर्म स्नान का आनंद ले सकता है। हालांकि वह अभी भी तापमान को ठीक करने पर काम कर रहा है क्योंकि उसका नियंत्रण बिल्कुल सही नहीं है। अगली सुबह वह एक बार फिर अपने बर्फ के जादू का अभ्यास करने का फैसला करता है। इस बार वह सीधे हवा से बर्फ बनाने की कोशिश करता है, हालांकि यह मुश्किल है और इसे बनने में लगभग 3 मिनट लगते हैं। वह आखिरकार कुछ भी नहीं से बर्फ बनाने में सफल हो जाता है। हालांकि पानी के विपरीत उसे उसी आसानी से लॉन्च करने में परेशानी होती है। अब तक युद्ध का प्रशिक्षण ठीक नहीं चल रहा था। रियो ने जो भी मंत्र सोचे थे, उनका ज्यादा असर नहीं हुआ था। फिर भी वह अगले कुछ घंटों तक खुद को आगे
बढ़ाता है, तब तक लगातार अभ्यास करता रहता है जब तक कि वह अंततः ऊर्जा की कमी से गिर नहीं जाता। ये सोचकर कि वह दिन के लिए अपनी सीमा तक पहुंच गया है, वह इसे बंद कर देता है। लेकिन अगली सुबह जैसे ही उसकी ऊर्जा पूरी तरह से बहाल हो जाती है, वह सीधे प्रशिक्षण में कूद जाता है। ये दिनचर्या अगले कुछ हफ्तों तक रियो का दैनिक जीवन बन जाती है। अपनी कड़ी मेहनत की बदौलत वह अब तुरंत बर्फ बना सकता है, जिससे यह एक विश्वसनीय आक्रामक मंत्र बन जाता है। अपने नए हमले के जादू के तैयार होने और उसकी भोजन आपूर्ति कम होने के साथ रियो पहली बार शिकार शुरू करने के लिए जंगल में निकलता है। वह तुरंत जानवरों के कुछ निशान देखता है और उनका पीछा करने का फैसला करता है, जो उसे पास की एक नदी तक ले जाता है। क्षेत्र की खोज करते समय उसे नदी के किनारे कुछ क्वार्ट्स मिलते हैं, जिसका उपयोग वह अपनी तलवार के किनारे से टकराकर आग जलाने के लिए कर सकता है। वह कुछ डिटॉक्स जड़ी बूटियां भी इकट्ठा करने का अवसर लेता है, बस अगर उसे बाद में उनकी जरूरत हो। लेकिन अचानक उसके पीछे से एक गहरी गुर्राहट गूंजती है। रिया मुड़कर देखता है और खुद को एक छोटे जंगली सुअर के सामने पाता है, और वह अपनी जगह पर ही जम जाता है। सुअर रिया पर हमला करता है, लेकिन यह उसकी पहली लड़ाई है, इसलिए वह घबरा जाता है। आखिरी पल में वह होश में आता है और बगल में कूद जाता है, जिससे वह जानवर के हमले से बाल बाल बच जाता है। हालांकि सुअर अभी खत्म नहीं हुआ है। वह मुड़ता है और दोबारा हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। सौभाग्य से रिया का दिमाग सही समय पर साफ हो जाता है। जैसे ही सुअर उसकी तरफ बढ़ता है, वह तुरंत उसके खुरों के नीचे एक बर्फीला रास्ता बनाता है, जिससे वह फिसल जाता है। एक पल भी बर्बाद किए बिना वह सुअर के रास्ते में कई नुकीले बर्फ के स्पाइक्स बनाता है, जो उसे छेद देते हैं और तुरंत मार देते हैं। सुअर का शिकार करने के बाद रिया उसके बारे में और जानने के लिए मॉन्स्टर गाइड बुक निकालता है। किताब के अनुसार छोटा सुअर वास्तव में उस जंगल में पाया जाने वाला सबसे कमजोर राक्षस है। गाइड स्पष्ट रूप से शुरुआती लोगों के लिए है, इसलिए इसमें सूचीबद्ध अधिकांश जीव काफी सरल हैं। हालांकि किताब के अंत में रिया को 2 अतिरिक्त पृष्ठ दिखाई देते हैं जो अलग दिखते हैं। ऐसा लगता है कि उनमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है। एक पृष्ठ पर ड्रैगन के बारे में बताया गया है, जो बेहद शक्तिशाली जीव हैं और अकेले ही पूरे शहरों को मिटा सकते हैं। गाइड दृढ़ता से सलाह देती है कि अगर वह कभी किसी से मिले तो तुरंत भाग जाए, क्योंकि उनसे लड़ना बेकार होगा। हालांकि एक ड्रैगन से बचकर भागना भी संभव नहीं है, इसलिए एक ड्रैगन से मिलना खेल खत्म होने जैसा है। एक और पृष्ठ हकुमा नामक रहस्यमय प्राणियों का उल्लेख करता है, जो एक प्रकार के गिरे हुए देवदूत हैं। हालांकि किताब उनके बारे में बहुत कम जानकारी देती है। किताब की एकमात्र सलाह सरल है, यदि आप कभी किसी से मिलते हैं तो आप मरे हुए हैं। अगले दिन रिया फिर से शिकार के लिए निकलता है, लेकिन जब उसकी नजर हटती है तो एक विशाल असासिन हॉक ऊपर से नीचे उतरता है और अचानक हमला करता है। ये जीव हवा के जादू का उपयोग करके अपने शिकार को तेज धार वाली हवा से काटता है। रिया के पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं है और वह आने वाले हवा के हमलों को रोकने के लिए तुरंत बर्फ की ढालें बनाता है। वह जानता है कि बाज बेहद खतरनाक दुश्मन होते हैं और वह लड़ना नहीं चाहता, लेकिन भागना कोई विकल्प नहीं है। इसका मतलब है कि अब उसका एकमात्र विकल्प है डटकर मुकाबला करना। वह अपना हाथ उठाता है और पानी के कई जेट लॉन्च करता है, लेकिन बाज चतुराई से हमले से बचता है और उस पर झपटता है, हवा के जादू का उपयोग करके हमला करता है। हालांकि रिया ठीक समय पर प्रतिक्रिया करता है, एक बर्फ की ढाल बनाता है जो बाज की आंख पर वार करता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। कुछ ही पल बाद बाज को होश आता है। हालांकि उसकी एक आंख हमेशा के लिए चली गई है, वह पीछे हटने के लिए आसमान में उड़ जाता है। लेकिन गायब होने से पहले वह रिया के साथ आखिरी बार आंखें मिलाता है, उसके चेहरे को अपनी याद में अंकित कर लेता है क्योंकि अब यह व्यक्तिगत हो गया है। रिया राहत की सांस लेता है, शुक्र है कि वह बच गया। फिर भी यह उस शांतिपूर्ण जीवन से बहुत दूर है जिसकी उसने अपने लिए कल्पना की थी। बाज के साथ पीछा करते हुए वह जंगल में इतना गहरा चला गया था कि वह पूरी तरह से खो गया था, रात होने तक भटकता रहा। जैसे ही वह घर वापस जाने का रास्ता खोजता है, वह अप्रत्याशित रूप से एक चमकती हुई झील के पास आता है, जिसके ठीक बीच में एक दुल्हन खड़ा है। और देखने से ऐसा लगता है कि प्राणी ने पहले ही उसे देख लिया है। समय के साथ रिया लगातार प्रशिक्षण के माध्यम से अपने कौशल को निखारता है, शिकार करने और भोजन को कम कठिनाई के साथ संरक्षित करने की कला में महारत हासिल करता है। उसका पानी का जादू काफी अधिक शक्तिशाली हो गया है। वह अब तेज धार वाली बर्फ की चादरें बना सकता है और उन्हें एक पल में नीचे गिरा सकता है। यहाँ तक कि उसके पानी के जेट भी नई ऊंचाइयों तक पहुंच गए हैं, जो ठोस पत्थर को आसानी से काट सकते हैं। इस बिंदु पर उसकी युद्ध क्षमता दुर्जेय हो गई है। हालांकि रिया केवल बर्फ के जादू का ही अभ्यास नहीं कर रहा है। दुल्हन के साथ अपनी मुलाकात के बाद से वह हर रात उससे लड़ने के लिए जंगल में जाता है। अजीब बात है, मॉन्स्टर गाइड बुक में कभी भी दुल्हन का उल्लेख नहीं किया गया था। या तो उन्हें राक्षसों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, या वे शुरुआती गाइड के लिए बहुत उन्नत हैं। बहरहाल रिया उससे भिड़ने के लिए दृढ़ है।
वह अपनी बर्फ की छड़ी के साथ दौड़ता है और वार करना शुरू कर देता है, मुठभेड़ को एक वास्तविक लड़ाई के बजाय एक प्रशिक्षण सत्र की तरह मानता है। आखिरकार दुल्हन उसे शक्ति और तकनीक दोनों में पूरी तरह से मात देता है। रिया अपना बचाव करने की पूरी कोशिश करता है, आने वाले वार को रोकने के लिए बर्फ की ढालें बनाता है। लेकिन अपने प्रयासों के बावजूद वह जल्दी ही अभिभूत हो जाता है और कुछ ही सेकंड में गिर जाता है। हालांकि दुल्हन ने उससे कभी एक भी शब्द नहीं कहा है, रिया इस भावना को दूर नहीं कर सकता कि उसने एक गुरु की भूमिका निभाई है, उसे कुछ और मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। अचानक दुल्हन अपनी तलवार उठाता है और ब्लेड को लंबा करने के लिए पानी के जादू का उपयोग करता है। रिया ये देखकर चौंक जाता है कि वह भी पानी के जादू का उपयोग कर सकता है। उसे ये तकनीक कैसे काम करती है, ये दिखाने के बाद दुल्हन तलवार रिया को सौंप देता है और शांति से झील पर कदम रखता है। एक दिन जब रिया शिकार कर रहा था तो उस पर उसी असासिन हॉक ने घात लगाकर हमला किया, जिससे उनकी पिछली मुठभेड़ हुई थी। उसे याद नहीं है कि वह पहले काला था। बाज में जरूर विकास किया होगा, सिर्फ बदला लेने के लिए, खुद को और मजबूत करने के लिए। बाज रियो पर झपटता है और हवा के तेज वार करता है। जवाब में रियो तुरंत खुद को बचाने के लिए 5 बर्फीली दीवारें बनाता है। लेकिन अब बाज विकसित हो चुका है, उसके हवा के वार कहीं ज्यादा ताकतवर हैं, इतने मजबूत कि रियो की सारी सुरक्षा एक पल में तोड़ सकें। और अब उस पर घबराहट हावी होने लगती है। रियो मैदान में भागता है और आते हुए हमलों से खुद को बचाने के लिए बर्फीली दीवारें बनाता है। जब उसे कोई मौका मिलता है तो वह बर्फीली कीलों की बौछार से जवाबी हमला करता है, लेकिन बाज आसानी से उनसे बच निकलता है और अचानक से तेजी से आगे बढ़ता है। और यह अकेला ऐसा आश्चर्य नहीं है। बाज एक ऐसी तीखी चीख निकालता है जो रियो के जादू को बाधित कर देती है, जिससे उसकी बर्फीली ढालें गायब हो जाती हैं और वह लगभग असुरक्षित हो जाता है। लेकिन बाज अभी रुका नहीं है। वह उसके सामने खतरनाक तरीके से मंडराता है और रियो को लगता है कि एक बड़ा हमला आने वाला है, हालांकि वह यह अनुमान नहीं लगा सकता कि कब। कुछ ही पल बाद रियो हवा में बिजली महसूस कर सकता है, क्योंकि एक बिजली की चमक सीधे उसकी तरफ आती है और ऐसा हमला घातक होता। लेकिन किस्मत से वह एक छड़ी को बिजली के कंडक्टर के रूप में इस्तेमाल करने और खुद को बचाने के लिए दूर कूदने में कामयाब रहा। जैसे ही रियो सदमे से उबरने की कोशिश करता है, बाज नीचे झपटता है, अपने तेज पंजों से एक घातक वार करने का लक्ष्य रखता है। आखिरी पल में रियो अपनी बर्फीली तलवार निकालता है और हमले को रोकता है। वे कई और वार करते हैं, लेकिन रियो को दुल्हन के साथ अपनी कड़ी ट्रेनिंग याद आती है, इसलिए वह बाज की सुरक्षा में एक कमी देखता है और अपनी तलवार सीधे उसकी गर्दन में घुसा देता है। जैसे ही बाज जमीन पर गिरता है, रियो धीरे धीरे उसकी तरफ चलता है, उसे बाज के लिए कुछ समझ आ रहा है। वह जानता है कि कैसा महसूस होता है। रियो की वजह से बाज ने अपनी एक आंख खो दी थी और तब से वह खुद को मजबूत साबित करने की जरूरत से प्रेरित था, खुद को विकसित करने के लिए मजबूर कर रहा था। लेकिन रियो भी मजबूत होने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। और अंत में सब कुछ के बावजूद बाज फिर भी हार गया। उसके बाद रियो अपने घर की ओर जाने लगता है, लेकिन उसके पूरे आश्चर्य के लिए अचानक एक अजगर उसके सामने आता है। ये याद करते हुए कि किताब में ड्रैगन के बारे में क्या कहा गया था कि वे अजेय होते हैं, उसे यकीन हो जाता है कि यह उसके लिए अंत है। लेकिन उसके आश्चर्य के लिए अजगर उससे टेलीपैथी के माध्यम से बात करता है। वह बिल्कुल भी आक्रामक नहीं लगता। वास्तव में वह बताता है कि वह सिर्फ एक काले बाज को खोजते हुए इस इलाके से गुजर रहा है। अजगर बस इतना जानना चाहता है कि क्या रियो ने उसे पास में कहीं देखा है। अजगर के शत्रुतापूर्ण न होने से रियो को राहत मिलती है। वह तुरंत समझ जाता है कि वह उस बाज की बात कर रहा है जिसे उसने अभी अभी हराया है। घबराते हुए वह माफी मांगता है और बताता है कि बाज ने पहले उस पर हमला किया था, जिससे उसके पास जवाबी हमला करने और उसकी जान लेने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा था। अजगर को ये जानकर झटका लगता है कि रियो जैसा इंसान एक बाज को हरा पाया, हालांकि वह इससे बहुत परेशान नहीं लगता। जिस चीज ने वास्तव में उसका ध्यान खींचा वह थी वह तलवार जो रियो ने अपने पास रखी हुई थी। वह तुरंत इसे परी राजा की तलवार के रूप में पहचान लेता है, क्योंकि परी राजा ने एक छोटे लड़के को ऐसा हथियार सौंपा था। रियो ने उसका भरोसा जीतने के लिए कुछ किया होगा। अजगर को रियो पसंद आने लगा है और रियो, जिसे अभी भी इस दुनिया के बारे में बहुत जानकारी नहीं है, उससे कुछ सवाल पूछने की उम्मीद कर रहा था। दोनों शाम तक कई घंटों तक बातें करते रहते हैं, लेकिन उनकी बातचीत अचानक रुक जाती है क्योंकि अजगर कहता है कि उसे घर लौटना होगा। रियो अजगर के जवाबों के लिए उसका आभार व्यक्त करता है और अजगर बदले में उसका धन्यवाद करता है, कहता है कि उसे ऐसी दिलचस्प बातचीत किए हुए बहुत समय हो गया है। वे एक गर्मजोशी भरे विदाई के साथ अलग हो जाते हैं। लेकिन इस बीच स्वर्ग में माइकल रियो के पुनर्जन्म से संबंधित दस्तावेजों की जांच कर रहा है, तभी उसे अचानक कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे वह पहले नजरअंदाज कर चुका था। ये पता चलता है कि रियो को एक छिपा हुआ गुण दिया गया था, ऐसा कुछ जो माइकल ने 10,000 साल पहले एक लड़की को उस दुनिया में भेजने के बाद से नहीं देखा था। रियो के मामले में ये गुण शाश्वत यौवन है और माइकल को ये काफी असामान्य लगता है।
रियो नमकीन भुने हुए समुद्री भोजन की लालसा में समुद्र तट की ओर जाता है, लेकिन एक विशाल जहाज का मलबा देखकर वह चौंक जाता है। वह एक आदमी की लाश देखता है, जिससे उसे दुख होता है। लेकिन फिर उसे अचानक दूसरे आदमी के कराहने की आवाज सुनाई देती है, और यह जानकर उसे राहत और खुशी मिलती है कि कोई अभी भी जीवित है। एबेल को याद है कि कैसे एक विशाल समुद्री राक्षस ने जहाज को नष्ट कर दिया था। और जब वह जागता है, तो वह खुद को जिंदा पाकर हैरान होता है। वह चारों ओर देखता है और अपने सामान को बिस्तर के बगल में रखा हुआ पाता है, इसलिए वह अपनी तलवार उठाता है और घर से बाहर चला जाता है। रियो आता है और उसका अभिवादन करता है। एबेल हैरान है कि वह उसे बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पाया। जिस तरह से रियो ने कपड़े पहने हुए हैं, उसे देखकर वह मान लेता है कि रियो के पास पहनने के लिए और कुछ नहीं है, लेकिन वह तुरंत समझ जाता है कि उसे उस आदमी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए जिसने उसे बचाया था। वह अपना परिचय देता है और रियो को उसे बचाने के लिए धन्यवाद देता है, लेकिन रियो बताता है कि उसने बस उसे घर लाया, इसलिए धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। वह दुखद खबर बताता है कि दुर्भाग्य से कोई और जीवित नहीं बचा। एबेल को पता चलता है कि उनके शरीर भी किनारे पर बहकर आ गए होंगे। वह बताता है कि वे सभी तस्कर थे, इसलिए रियो को उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बात रियो को हैरान कर देती है। हालांकि इससे पहले कि एबेल कुछ और कह पाता, उसका पेट भूख से गुर्राता है, इसलिए रियो उसे दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित करता है। खाना खाते समय एबेल को पता चलता है कि रियो के पास कोई कपड़े नहीं हैं, जिससे वह हैरान हो जाता है। तो वह पूछता है कि वह नए कपड़े क्यों नहीं खरीदता, लेकिन वह जल्द ही समझ जाता है कि चूंकि रियो के पास पैसे नहीं हैं, इसलिए वह जरूरी चीजें नहीं खरीद सकता। उसे लगता है कि उसने रियो को ठेस पहुंचाई होगी, लेकिन रियो बताता है कि यहाँ कोई शहर नहीं है, इसलिए वह बस नए कपड़े नहीं खरीद सकता। एबेल को पता चलता है कि उसने शिकार करके खाना प्राप्त किया होगा, जिससे वह प्रभावित होता है, और वह सोचता है कि क्या रियो ने शिकार करने के लिए चाकू का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन रियो बताता है कि यह सिर्फ आत्मरक्षा और जो कुछ भी वह पकड़ता है उसे साफ करने के लिए है, क्योंकि वह शिकार के लिए पानी के जादू का उपयोग करता है। एबेल प्रभावित होता है क्योंकि यहाँ तक कि मध्य प्रांतों में भी लगभग आधी आबादी ही जादू का उपयोग कर सकती है, और वह उन लोगों में से है जो नहीं कर सकते। रियो को याद आता है कि माइकल ने उसे बताया था कि जादू उपयोगकर्ताओं का प्रतिशत 20% है, लेकिन एबेल उसके बड़बड़ाने को समझ नहीं पाता। इसलिए रियो कहता है कि कुछ नहीं। तो एबेल रियो से उसे तट पर ले जाने के लिए कहता है क्योंकि वह कुछ पुष्टि करना चाहता है। रास्ते में एबेल रियो से पूछता है कि क्या उसे छड़ी की जरूरत है क्योंकि वह एक जादूगर है। लेकिन रियो उसे बताता है कि उसके पास कोई नहीं है, जिससे एबेल चौंक जाता है और उसे लगता है कि रियो इतना गरीब है कि वह इसे खरीद नहीं सकता। वह रियो को बताता है कि अगर वे किसी परेशानी में पड़ते हैं, तो उसे आगे की पंक्ति में जाने देना चाहिए। लेकिन रियो मना कर देता है। एबेल जोर देता है कि यह कम से कम वह कर सकता है, अन्यथा उसकी प्रतिष्ठा हमेशा बचाए जाने के लिए कलंकित हो जाएगी। इसलिए रियो अनिच्छा से उसे अनुमति देता है। जैसे ही वे तट पर पहुंचते हैं, वे ये देखकर चौंक जाते हैं कि लाशें गायब हैं। रियो सोचता है कि या तो राक्षसों ने उन्हें खा लिया या पानी उन्हें वापस समुद्र में ले गया। एबेल सोचता है कि अगर रियो ने उसे नहीं बचाया होता, तो उसका भी वही हश्र होता। इसलिए वह जिंदा होने के लिए आभारी है। रियो कहता है कि वह बहुत भाग्यशाली होगा और एबेल सहमत होता है। एबेल फिर कहता है कि जिस आदमी ने उसकी जान बचाई, उसका उसे मिस्टर कहकर बुलाना अजीब लगता है। हालांकि रियो का मानना है कि एबेल उससे बड़ा है। चूंकि उसने अनुरोध किया है, वह उसे उसके नाम से बुलाने के लिए सहमत होता है। यह एबेल को खुश करता है क्योंकि उसके सभी दोस्त उसे इसी तरह संबोधित करते हैं। रियो को यह जानकर आश्चर्य होता है कि एबेल उसे एक दोस्त मानता है। लेकिन जैसे ही वह इसके बारे में सोच रहा होता है, एबेल उसे बताता है कि वह जो खोज रहा था वह उसे नहीं मिला। रियो फिर पूछता है कि वह आगे क्या करने की योजना बना रहा है। एबेल का कहना है कि उसे अपने दोस्तों को किसी तरह ढूंढना होगा और पहला कदम लोन शहर तक पहुंचना है। हालांकि रियो खुद वहां नहीं गया है, उसका मानना है कि यह उत्तर की ओर है और उन्हें द्वीप के उस पार यात्रा करनी होगी। फिर एबेल को एक विचार आता है और वह रियो को अपने मार्गदर्शक के रूप में भर्ती करने का फैसला करता है। रियो इस शर्त पर सहमत होता है कि उसे अपनी तैयारी करने के लिए कम से कम एक दिन का समय मिले। रियो को एहसास होता है कि वह धीमी गति से जीवन जीने के अपने सपने को जारी नहीं रख पाएगा। रात में जब वह एबेल को बताता है कि उसे किसी को अलविदा कहना है, तो वह हैरान हो जाता है क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। लेकिन रियो बताता है कि वह व्यक्ति केवल इसी समय उपलब्ध होता है। जैसे ही वह निकलता है, एबेल को याद आता है कि उसने पहले कैसे कहा था कि वहां कोई और नहीं रहता, लेकिन वह सोचता है कि शायद वह किसी को सम्मान देना चाहता है, और शायद वह द्वीप पर हमेशा अकेला नहीं था। लेकिन फिर भी रियो के निजी मामलों में दखल देना उसका काम नहीं है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि रियो वास्तव में डल्हान को अलविदा कहने गया है, ये कहते हुए कि वह कुछ समय के लिए रोंडो के जंगल को छोड़ रहा है। लेकिन वह मिले प्रशिक्षण के लिए आभारी महसूस करता है जिसने उसे जीवित रहने में सक्षम बनाया है।
वह जानता है कि वह कुछ समय के लिए दूर रहेगा, इसलिए वह अपने अंतिम मुकाबले में अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने का फैसला करता है। रियो पूरी ताकत से आगे बढ़ता है, लेकिन डल्हान आसानी से उसके सभी हमलों को रोक देता है, जिससे वह थक जाता है। जाने से पहले डल्हान उसे नए कपड़े देता है, जिससे रियो बहुत खुश होता है और गर्व से पहनने का वादा करता है। अगले दिन वे आखिरकार अपनी यात्रा शुरू करते हैं और रियो अपनी नई पोशाक पहनता है, जो उसे पूरी तरह से फिट बैठती है। लेकिन रास्ते में वे जल्द ही एक छोटे सुअर से मिलते हैं। तो एबिल उसे अपने पीछे खड़े होने और निरीक्षण करने के लिए कहता है। वह सुअर पर हमला करता है और कुल इम्पालेमेंट नामक युद्ध कौशल को सक्रिय करता है, जो सुअर के पेट में एक छेद बनाता है और वह मौके पर ही मर जाता है, जिससे रियो प्रभावित होता है। वह सोचता है कि यह किस तरह का कौशल है। तो एबिल सोचता है कि उसके जैसा जादूगर ने इसे पहली बार देखा होगा। लेकिन ये तलवारबाजों और अन्य लोगों के लिए बहुत आम है जो लड़ने के लिए हथियारों का उपयोग करते हैं। अगली सुबह जैसे ही वे अपनी यात्रा फिर से शुरू करते हैं, एबिल को एक आवाज सुनाई देती है और वे दलदल में 2 छिपकलियों को देखते हैं। एबिल सोचता है कि पानी में उनसे निपटना मुश्किल होगा, तो वे उनसे बचने के लिए दूसरा रास्ता अपनाने का फैसला करते हैं। जैसे ही वे वैकल्पिक रास्ते पर चलते हैं, रियो को लगता है कि छिपकली लोग उनका पीछा कर रहे हैं। वह एबिल को सूचित करता है, जिसे एहसास होता है कि उनके पास लड़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। रियो उसे बताता है कि वे बहुत सारे हैं, इसलिए वह उन्हें बाहर निकालने के लिए अपने जादू का उपयोग करेगा। एबिल उसे याद दिलाता है कि उसके पास उसकी छड़ी नहीं है, लेकिन रियो बस एक मंत्र का जाप करता है और उन सभी को बर्फीले टुकड़ों से मार देता है, जिससे एबिल चौंक जाता है। साथ में वे सभी छिपकली लोगों को बाहर निकालते हैं। लड़ाई के बाद एबिल रियो से जादू के बारे में पूछता है, ये देखते हुए कि वह जिन हवा के जादूगरों को जानता है वे प्रति आह्वान केवल एक ही मंत्र डाल सकते हैं। रियो सुझाव देता है कि शायद पानी के जादू के लिए यह अलग है। अपनी यात्रा फिर से शुरू करने से पहले रियो पानी को बुलाने के लिए जादू का उपयोग करता है ताकि वे हाइड्रेटेड रह सकें। हालांकि एबिल देखता है कि रियो ने पहले से अलग मंत्र का इस्तेमाल किया, जिससे रियो घबरा जाता है और वह जल्दी से विषय बदल देता है, कहता है कि एबिल सिर्फ कल्पना कर रहा होगा। थोड़ी देर चलने के बाद एबिल रियो को एक सिक्का देता है और वह इसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि यह पहली बार है जब वह इस दुनिया का पैसा देख रहा है। तो एबिल बताता है कि यह एक कांस्य फ्लोरिन है जिसका उपयोग नाइटली के राज्य में किया जाता है जहां लोन स्थित है। वह आगे बताता है कि केंद्रीय प्रांतों में प्रत्येक अपने सिक्के बनाते हैं, लेकिन वे सभी समान मूल्य वर्ग का उपयोग करते हैं और नाइटली अन्य 2 प्रमुख राष्ट्रों, डेही साम्राज्य और हैंडेलू फेडरेशन के साथ 3 प्रमुख राष्ट्रों में से एक है। रियो को डेही नाम थोड़ा अजीब लगता है, तो एबिल सोचता है कि क्या उसे राष्ट्र से कोई समस्या है। रियो स्पष्ट करता है कि उसे बस नाम थोड़ा असामान्य लगता है। वह बताता है कि एक राष्ट्र का नाम उसके लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हें हर जगह खुद को डेही से होने के रूप में पेश करना पड़ता है, जो कि अजीब लगता है। रियो मानता है कि वह खुद को इस तरह से पेश करना पसंद नहीं करेगा और एबिल सोचता है कि वह थोड़ा ज्यादा सोच रहा है। कुछ समय बाद वे आखिरकार जंगल से बाहर निकलते हैं, लेकिन जैसे ही वे चल रहे होते हैं, एबिल को एक चट्टान हिलती हुई दिखाई देती है, तो वह हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन रियो एक बर्फीली दीवार बनाता है, जो चट्टान को रोकती है। एबिल देखता है कि वे घिर गए हैं क्योंकि वे एक चट्टान गोलेम के घोंसले में ठोकर खा गए हैं, लेकिन रियो चट्टान के गोलेम को देखकर हैरान है क्योंकि उसने हमेशा सोचा था कि वे हाथ और पैर के साथ मानवरूप होते हैं। एबिल रियो को वहीं रहने के लिए कहता है जबकि वह गोलेम की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन उसके कुल इम्पालेमेंट हमले का उस पर कोई असर नहीं होता क्योंकि यह जल्दी से खुद को फिर से बना लेता है, जिससे वह चौंक जाता है। रियो उसे बताता है कि उसके पास एक हमला है जिसे वह आजमाना चाहता है, तो एबिल उसे आगे बढ़ने के लिए कहता है। रियो एक साथ जुड़ी हुई 10 बर्फीली दीवारें बनाता है और उसे गोलेम को स्थिर करने के लिए उस पर गिरा देता है। एबिल इस तरह के शक्तिशाली जादू को देखकर चौंक जाता है, लेकिन रियो लापरवाही से बताता है कि उसने अब तक केवल 2 गोलेम को बाहर निकाला है और बाकी के साथ भी ऐसा ही करने की योजना बना रहा है। जल्द ही वे अधिकांश गोलेम को बाहर निकाल देते हैं और केवल एक शेष रहता है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वह हिल नहीं रहा है। तो रियो सोचता है कि शायद वे जमीन से ऊर्जा खींचते हैं और चूंकि वह उल्टा है, इसलिए वह पृथ्वी से ऊर्जा नहीं खींच सकता। तभी एबिल उसकी निचली सतह पर एक बड़ा जादू का पत्थर लगा हुआ देखता है, जिससे वह खुश हो जाता है, लेकिन वह चाहता है कि वह बाकी से भी इसे इकट्ठा कर पाता। लेकिन दुर्भाग्य से अब ये संभव नहीं होगा। रास्ते में दोनों एक विशाल हिप्पो को सोते हुए देखते हैं और रियो सोचता है कि क्या एबिल उसे मारना चाहता है, लेकिन एबिल की ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। वह बताता है कि उसने उसे व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं देखा है, लेकिन यह एक बेहिम्मत प्रतीत होता है। अचानक वे कई वाइवरन्स को आते हुए देखते हैं, जिससे रियो उत्साहित हो जाता है। वे सामने की पंक्ति से एक राक्षस लड़ाई देख पाएंगे। एबिल सोचता है कि बेहिम्मत नुकसान में है, लेकिन रियो का मानना है कि यह इतनी आसानी से नहीं गिरेगा। जैसे ही वाइवरन्स हमला करना शुरू करते हैं, बेहिम्मत खड़ा हो जाता है और एक जोर से चीखने वाली आवाज निकालता है जो उन्हें बाहर कर देती है, जिससे वाइवरन्स जमीन पर गिर जाते हैं।
रियो बताता है कि उसने जादू निषेध का उपयोग किया। रात में जब वे अपना भोजन पकाने के लिए आग लगाते हैं तो रियो मजाक करता है कि वह एबेल और बेहेमोथ के बीच एक मैच की उम्मीद कर रहा था, लेकिन एबेल उसे बताता है कि ऐसा नहीं होने वाला है। वह बताता है कि उसने इसी तरह के प्रभाव वाले जाल के बारे में कालकोठरी में सुना है, लेकिन उसने पहले कभी जादू निषेध नहीं देखा है। कालकोठरी शब्द सुनकर रियो उत्साहित हो जाता है और एबेल सोचता है कि क्या रियो उनके बारे में और सुनना चाहता है। रियो कहता है कि वह खुद एक कालकोठरी जाना पसंद करेगा। तो एबेल उसे बताता है कि केंद्रीय प्रांतों में केवल एक ही कालकोठरी है और सौभाग्य से यह उसी शहर में है जहां वे जा रहे हैं। रियो मजाक में पूछता है कि एबेल ने ये जानकारी उससे क्यों छिपाई है, जिससे एबेल रक्षात्मक हो जाता है, कहता है कि उसे नहीं पता था कि वह कालकोठरी में इतना दिलचस्पी रखता है। रियो उसे चिढ़ाता रहता है, पूछता है कि क्या उसने कोई और महत्वपूर्ण जानकारी उससे छिपाई है। तो एबेल पूछता है कि क्या वह कल्पित बौने और बौनों के बारे में जानता है। रियो उसे बताता है कि वह नहीं जानता। तो एबेल उसे बताता है कि बौने कुशल लोहार हैं और वे लड़ने में अच्छे हैं। साथ ही लोन में उनमें से कुछ हैं। वह आगे बताता है कि लोन में केवल एक ही कल्पित बौना है जबकि बाकी जंगल में बसे हुए हैं जिसे वे कभी नहीं छोड़ते। तो रियो सोचता है कि यह ठीक वैसा ही है जैसा उसने कल्पना की थी, लेकिन एबेल उस पर विश्वास नहीं करता क्योंकि वह उस द्वीप के बाहर कभी नहीं गया है। अगले दिन रियो रास्ता दिखाता रहता है और बताता है कि पहाड़ के पार उन्हें एक मानव बस्ती मिलेगी। एबेल सोचता है कि उसे यह जानकारी कैसे मिली। तो रियो याद करता है कि अजगर ने उसे सब कुछ कैसे बताया। वह एबेल को बताता है कि अगर वह नहीं जानता तो बेहतर होगा और वह अपने ज्ञान के स्रोत को मानव जाति से परे बताता है। जैसे ही वे चलते हैं उन्हें अचानक पीछे से कुछ आने का एहसास होता है। उसी पल एक विशाल ग्रिफॉन दिखाई देता है जिससे एबेल सदमे में आ जाता है, जो डर से जम जाता है। लेकिन रियो जल्दी से अपनी बोरी से कुछ मांस निकालता है और उसे हवा में फेंक देता है और ग्रिफॉन उसे पकड़ लेता है और उड़ जाता है। वे दोनों बचकर राहत महसूस करते हैं। एबेल बताता है कि वह पूरी तरह से स्तब्ध था, जबकि रियो स्वीकार करता है कि अगर उन्होंने लड़ने की कोशिश की होती तो वे शायद इसे नहीं बना पाते। एबेल सोचता है कि वे ऐसे राक्षसों से लड़ने के लिए नहीं बने हैं, और वह बताता है कि सदियों से किसी के भी बेहेमोथ या ग्रिफॉन से टकराने की बहुत कम रिपोर्टें हैं। तो उसे लगता है कि इस जगह में कुछ गड़बड़ है। रियो को यह थोड़ा असभ्य लगता है और वह सोचता है कि शायद इंसान पर्याप्त मेहनत से नहीं देख रहे हैं। यहाँ उस टेक्स्ट का हिंदी अनुवाद दिया गया है। तो अबेल को लगता है कि शायद ये बर्फीले पहाड़ उन्हें मानव क्षेत्र से दूर रख रहे थे। जैसे जैसे वे चल रहे थे, रियो को अचानक याद आता है कि जिस दिशा में वे जा रहे हैं, उसी दिशा से उन वाइवरनों ने हमला किया था जिन्होंने बेहेमोथ पर हमला किया था। जल्द ही उन्हें कुछ वाइवरन अपने शिकार को खाते हुए दिखते हैं और अबेल कहता है कि वे उनसे लड़ नहीं सकते। आमतौर पर एक वाइवरन को हराने के लिए लगभग 20 अनुभवी साहसी लोग लगते हैं और तब भी अक्सर हताहत होते हैं। रियो को लगता है कि भले ही वे उनसे बचने की कोशिश करें, लेकिन रास्ते में उन्हें और भी मिल सकते हैं और वे हमेशा के लिए लड़ाई से बच नहीं पाएंगे। रियो सोचता है कि क्या जमीन पर रहते हुए वाइवरन से लड़ना आसान होगा, और अबेल सहमत होता है, ये सोचकर कि वह अपनी तलवार का ज्यादा प्रभावी ढंग से इस्तेमाल कर पाएगा। तो रियो उनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। वह वाइवरन को मारने के लिए कई बर्फीले नुकीले हथियार बनाता है और अबेल अपनी टोटल इम्पेलमेंट तकनीक से उन पर वार करता है। हालांकि वाइवरन की चीखों से उनके और भी साथी आ जाते हैं। रियो उन्हें गिराने के लिए ऊपर से बर्फीला हमला करता है और अबेल तुरंत उन्हें खत्म कर देता है। लड़ाई के बाद वे जादुई पत्थर इकट्ठा करते हैं। अबेल मानता है कि उसे विश्वास नहीं हो रहा कि यह कितना आसान था, जबकि रियो सोचता है कि क्या अबेल बस अपने दिल की धड़कन तेज करने के लिए जानलेवा लड़ाई की उम्मीद कर रहा था। तभी वाइवरन का एक और झुंड रास्ते में है। वे दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, ये जानते हुए कि उनके पास आगे बढ़ने के लिए उन्हें हराने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। उन सभी को सफलतापूर्वक हराने के बाद वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं और दूसरी तरफ एक मानव बस्ती देखकर बहुत खुश होते हैं। इतने सारे वाइवरन को हराने के बाद रियो को आत्मविश्वास महसूस होता है और उसे लगता है कि अगर वे और भी वाइवरन से टकराते हैं तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अबेल को ये बेतुका लगता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर वे उन खतरनाक जीवों से कभी न मिलें तो ये सबसे अच्छा होगा। अबेल मानता है कि ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वे वाइवरन से इतने सारे जादुई पत्थर कैसे इकट्ठा कर पाए, लेकिन वह अचानक बात करना बंद कर देता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि वे काफी उत्तर तक यात्रा कर चुके हैं। हालांकि अबेल को बिल्कुल पता नहीं है कि वे कहां पहुंचे हैं। रियो घबराकर उम्मीद करता है कि वे गलती से देवी साम्राज्य में प्रवेश नहीं कर गए हैं, लेकिन अबेल तुरंत उसे आश्वस्त करता है कि ऐसा नहीं है क्योंकि वह साम्राज्य और उत्तर में है। रियो को राहत मिलती है, जिससे अबेल को ये जानने की उत्सुकता होती है कि वह उस जगह से इतनी नफरत क्यों करता है। रियो उसे बताता है कि उसका साम्राज्य के खिलाफ कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन उसे सिर्फ नाम पसंद नहीं है, जो अबेल को काफी अजीब लगता है। तभी रियो को परिदृश्य के बीच से एक सड़क कटती हुई दिखाई देती है और अबेल देखता है कि वह पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। तो वह चारों ओर ध्यान से देखता है और उस क्षेत्र को पहचान लेता है।
रियो उसे विचारों में खोया हुआ पाता है और पूछता है कि क्या सब ठीक है। तो अबेल बताता है कि अगर वे सड़क के पश्चिम में जाते हैं तो वे जल्द ही किलाडी शहर पहुंच जाएंगे। ये खबर रियो को उत्साहित करती है क्योंकि वह एक अच्छी बिस्तर पर सोने की उम्मीद कर रहा है, लेकिन अबेल ने सोचा कि रियो और भी ज्यादा वाइवरन से लड़ना चाहता था। रियो तुरंत बताता है कि ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। अबेल कहता है कि काइलाटी शहर में खाना स्वादिष्ट है और जोर देता है कि रियो को इसे जरूर आजमाना चाहिए। ये बात रियो को इस नए शहर में जाने के लिए और भी उत्साहित कर देती है। थोड़ी देर बाद वे काइलाटी पहुंचते हैं और एक पास के भोजनालय में जाते हैं। जब वे वहां बैठे होते हैं, अबेल सुझाव देता है कि रियो को एडवेंचरस गिल्ड में पंजीकरण कराना चाहिए, लेकिन रियो को नहीं पता कि इसका क्या मतलब है। अबेल बताता है कि गिल्ड पंजीकरण उसकी पहचान के रूप में काम करेगा, जिससे उसे बिना किसी प्रवेश शुल्क का भुगतान किए विभिन्न शहरों और देशों में प्रवेश करने की अनुमति मिलेगी। अबेल कहता है कि जब वे शहर में पहुंचे तो उसने रियो के गांटर के रूप में काम किया और प्रवेश शुल्क के रूप में एक चांदी का सिक्का दिया, लेकिन रियो मजाक में पूछता है कि क्या यह उसे नौकर बनाने की एक चालाकी भरी योजना का हिस्सा था। अबेल रियो को गिल्ड में शामिल होने के लिए समझाने की कोशिश करता रहता है, ये बताते हुए कि वे वहां जादुई पत्थरों और राक्षस सामग्री को अच्छी कीमत पर बेच सकते हैं। नहीं तो रियो को उन चीजों का इस्तेमाल करने के लिए एक कीमियागर बनना पड़ेगा, जो बहुत मुश्किल होगा। रियो को ये जानकर आश्चर्य होता है कि इस दुनिया में कीमिया है, लेकिन जब वेटर उसके लिए करी चावल की प्लेट लाता है तो उसे और भी ज्यादा झटका लगता है। वह मन ही मन सोचता है कि ज्यादातर आइस्काई कहानियों में नायक को करी खोजने के लिए बहुत यात्रा करनी पड़ती है, लेकिन किसी तरह यह इस दुनिया में पहले से ही मौजूद है। अबेल रियो से पूछता है कि वह क्या बुदबुदा रहा है। तो रियो कहता है कि कुछ नहीं और पहला निवाला लेता है, लेकिन यह इतना स्वादिष्ट होता है कि वह इसे सेकंड में खाने से खुद को रोक नहीं पाता। रियो एक और प्लेट का ऑर्डर देता है और अबेल से पूछता है कि क्या लान में भी ऐसी करी है। अबेल पुष्टि करता है कि वहां है। वह खुश है कि रियो को यह पसंद आया और वह मानता है कि यह अगले दिन भी काफी स्वादिष्ट था। जब वे शहर से निकलते हैं तो रियो उस करी की तारीफ करता रहता है जो उन्होंने पिछली रात खाई थी और वह अबेल से शहर में सबसे अच्छी मिठाइयों के बारे में बताने के लिए कहता है। अबेल हैरान हो जाता है और उसे पता नहीं होता कि क्या जवाब दे, इसलिए वह बस कहता है कि वह इस बारे में सोचेगा। वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं और कुछ दिनों तक चलने के बाद वे आखिरकार दूर से लान शहर को देखते हैं। जैसे ही वे शहर के गेट पर पहुंचते हैं, गार्ड अबेल को पहचान लेता है और कहता है कि वह महीनों से लापता था, इसलिए हर कोई चिंतित था। अबेल बताता है कि वह रियो की वजह से सुरक्षित वापस लौट पाया। गार्ड उत्साह से रियो से हाथ मिलाता है और अपने दोस्त को बचाने के लिए उसका आभारी होता है। फिर अबेल प्रवेश शुल्क का भुगतान करता है। एक बार फिर वह उसके गांटर के रूप में काम करता है। फिर गार्ड पूछता है कि क्या वे सीधे गिल्ड जा रहे हैं और बताता है कि अबेल के दोस्त अभी शहर से बाहर हैं, लेकिन जब वे लौटेंगे तो उसे देखकर चौंक जाएंगे। शहर के अंदर अबेल सुझाव देता है कि वे सीधे गिल्ड जाकर रियो को एक साहसी व्यक्ति के रूप में पंजीकृत कराएं। चूंकि अबेल उसे रैंक बढ़ाने में मदद कर सकता है, रियो उत्सुक होता है और पूछता है कि इसका क्या मतलब है। अबेल बताता है कि नए साहसी आमतौर पर रैंक एफ से शुरू होते हैं, लेकिन बी रैंक या उससे ऊपर के समर्थन के साथ वे रैंक ई या यहां तक कि डी से भी शुरू कर सकते हैं। रियो को तुरंत एहसास होता है कि इसका मतलब है कि अबेल बी रैंक से ऊपर होगा, जिससे उसे गर्व महसूस होता है। जबकि अबेल शर्मा जाता है और तुरंत विषय बदल देता है। अबेल ये भी बताता है कि उच्च रैंक बेहतर खोजों तक पहुंच की अनुमति देती है, जिसका मतलब बेहतर इनाम भी होता है। वह रैंक बढ़ाने की सलाह देता है, हालांकि वह ये भी कहता है कि रियो को शायद वैसे भी पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि वे वाइवरन के जादुई पत्थरों को बेचकर बहुत कमाएंगे। रियो सोचता है कि क्या जादुई पत्थर वास्तव में इतने मूल्यवान हैं, और अबेल बताता है कि वे वास्तव में काफी दुर्लभ हैं। उन सभी को एक साथ बेचने से तो बाजार भी गिर सकता है, लेकिन उसे भरोसा है कि गिल्ड जानता होगा कि इसे कैसे संभालना है। वे आखिरकार गिल्ड पहुंचते हैं जहां रिसेप्शनिस्ट नैना ये देखकर चौंक जाती है कि अबेल अभी भी जिंदा है। जल्द ही सभी साहसी उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं और रियो को एहसास होता है कि अबेल वास्तव में काफी लोकप्रिय है। रियो को लगता है कि उसे उन्हें कुछ जगह देनी चाहिए और वह ताज़ी हवा का आनंद लेने के लिए गिल्ड से बाहर कदम रखता है। तभी एक एल्फ लड़की उसके पास से गुजरती है और रियो को परी राजा की पोशाक पहने हुए देखती है। वह कहती है कि उसने परी राजा को काफी प्रभावित किया होगा। रियो ठीक से जवाब नहीं दे पाता, इसलिए वह कहती है कि उसे जल्दी है और शायद वे फिर कभी मिलेंगे और चली जाती है। थोड़ी देर बाद अबेल रियो को वापस गिल्ड के अंदर ले जाता है, जहां वह सभी को बताता है कि वह केवल रियो की वजह से जीवित बचा, जो जल्द ही एक साहसी व्यक्ति के रूप में पंजीकृत होगा। अबेल को उम्मीद है कि वे सभी उसका ध्यान रखेंगे। रियो को ध्यान का केंद्र बनकर खुशी होती है, क्योंकि दूसरे लोग अबेल को बचाने के लिए उसकी प्रशंसा करते हैं। आगे बढ़ते हुए हम रियो के पंजीकरण प्रक्रिया को देखते हैं और अबेल कहता है कि वह उसे डी रैंक के लिए नामांकित करना चाहता है, लेकिन नैना चौंक जाती है क्योंकि यह पहली बार है जब उसकी पार्टी का कोई व्यक्ति किसी साहसी को नामांकित कर रहा है।
अबेल कहता है कि रियो बहुत प्रतिभाशाली है, लेकिन नैना उसे बताती है कि उसे इससे कोई समस्या नहीं है। हालांकि नियमों के अनुसार उन्हें ताकत का कुछ शारीरिक सबूत पेश करना होगा। अबेल कहता है कि वह इस बारे में गिल्ड मास्टर से बात करने की उम्मीद कर रहा था। तो नैना उनके अनुरोध के बारे में गिल्ड मास्टर को सूचित करने के लिए जाती है, जबकि वे मीटिंग रूम में इंतजार करते हैं। जब नैना अच्छी खबर साझा करती है तो गिल्ड मास्टर अपनी आंखों से अबेल को देखने के लिए उत्सुक होकर दौड़ता है। वह उसके बारे में बहुत चिंतित था। फिर वह रियो को नोटिस करता है और अपना परिचय ह्यूमेगलास के रूप में देता है, जो लान का गिल्ड मास्टर है। वह रियो को धन्यवाद देता है, जिससे उसे थोड़ा अजीब लगता है, और रियो बस कहता है कि वह सही समय पर सही जगह पर था। अबेल ह्यू को बताता है कि वह रियो को रैंक बढ़ाने के लिए समर्थन देना चाहता है। तो ह्यू आवश्यक सबूत के बारे में पूछता है। अबेल आत्मविश्वास से उसे आश्वस्त करता है कि रियो वास्तव में उससे ज्यादा मजबूत है। अबेल उसे जादुई पत्थर दिखाता है और ह्यू को एहसास होता है कि उनका हरा रंग मतलब वे वायु तत्वों से संबंधित हैं। उनके आकार और चमकीली चमक के आधार पर उसे संदेह होता है कि वे वाइवरन से हो सकते हैं, जिसकी अबेल पुष्टि करता है। ह्यू को ये जानकर सदमा लगता है और उसे यकीन नहीं होता कि वे इतने सारे जीव इकट्ठा करने में कामयाब रहे, क्योंकि इतने सारे वाइवन से लड़ने के लिए आमतौर पर पूरी सेना की जरूरत होती है। उसे चिंता है कि अगर ऐसे राक्षस शहर पर हमला कर दें तो शहर पूरी तरह से तबाह हो सकता है। लेकिन एबेल उसे आश्वस्त करता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका सामना मैलेफिक पहाड़ों से बहुत दूर हुआ था। रियो नाम सुनकर हैरान हो जाता है। इसलिए एबेल उसे बताता है कि पहले जब उन्हें क्यता का रास्ता मिला तो उसे एहसास हुआ कि वे कहाँ थे। ह्यू बताता है कि ऐसा कहा जाता है कि कोई भी उन पहाड़ों से जिंदा नहीं निकल पाया है, और यहाँ तक कि अनुभवी साहसी भी वहां तब तक नहीं जाते जब तक उनके पास कोई बहुत ही ठोस वजह न हो। ह्यू को यकीन नहीं होता कि उन्होंने अकेले ही उन सभी वाइवन्स को हरा दिया। लेकिन अब जब उसने रियो की क्षमताओं का भौतिक प्रमाण देख लिया है तो उसे रैंकअप के अनुरोध पर कोई आपत्ति नहीं है। अचानक एबेल की पार्टी क्रिम्सन स्वॉर्ड गिल्ड में आ जाती है। एबेल अपने पुराने दोस्तों से मिलने चला जाता है, जबकि रियो बाकी पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने के लिए चला जाता है। जैसे ही रियो गिल्ड मास्टर के कार्यालय में प्रवेश करता है, वह सोचने लगता है कि क्या वह वास्तव में डी रैंक के लायक है। ह्यू बताता है कि जबकि एबेल बहुत प्रतिभाशाली है, वह भी अकेले एक वाइवन को नहीं हरा सकता। इसलिए अगर रियो ने कई को हराने में मदद की तो वह असाधारण रूप से प्रतिभाशाली होगा। जैसे ही ह्यू रियो की पीठ थपथपाता है, उसे ये देखकर आश्चर्य होता है कि एक जादूगर के लिए रियो का शरीर कितना मजबूत है। तभी नैना कागजात लेकर आती है और रियो का पंजीकरण शुरू करने से पहले अपना ठीक से परिचय देती है। वह एक छोटा साक्षात्कार शुरू करती है और उसका नाम पूछती है और पुष्टि करती है कि वह एक जादूगर है। फिर वह उसके जादुई तत्व के बारे में पूछती है और वह उसे बताता है कि वह पानी है। जब वह पूछती है कि वह कहाँ रहता है तो रियो बताता है कि वह अभी अभी शहर में आया है। नीना उसे बताती है कि गिल्ड में शामिल होने के बाद पहले 300 दिनों तक उसे गिल्ड के आवास में रहने की अनुमति है। नैना पूछती है कि क्या वह पहले कभी किसी कालकोठरी में गया है, और वह स्वीकार करता है कि वह नहीं गया है। इसलिए वह उसे एक मासिक परिचयात्मक कालकोठरी इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के बारे में बताती है, जो नए साहसी लोगों के लिए एक पूर्ण गाइड और सावधान रहने वाली बातों के बारे में सुझाव प्रदान करता है। जब नैना पूछती है कि क्या वह इच्छुक है तो रियो उत्साह से हाँ कहता है। वह उसे बताती है कि अगला पाठ्यक्रम 2 दिन बाद शुरू होता है और कहती है कि वह उसे साइन अप कर देगी। नैना उसे बताती है कि उस दिन 9 बजे तीसरी मंजिल पर मीटिंग रूम में रहना है। जब रियो हैरान दिखता है तो नैना कहती है कि उसे समय का ध्यान रखने में मदद करने के लिए शहर में एक घड़ी है। इसके साथ नैना कागजात पूरे कर लेती है, लेकिन जब वह कहती है कि अब वास्तविक पंजीकरण शुरू करने का समय है तो रियो भ्रमित हो जाता है। वह रियो से एक क्रिस्टल पर अपना हाथ रखने के लिए कहती है और डिवाइस तुरंत उसका गिल्ड कार्ड बनाता है, जिसे वह फिर उसे सौंप देती है। नैना उसे आधिकारिक तौर पर एक पंजीकृत साहसी बनने पर बधाई देती है। जैसे ही वे निकलते हैं, ह्यू को राहत महसूस होती है, क्योंकि वह एबेल के बारे में बहुत चिंतित था, क्योंकि उसकी अनुपस्थिति में हालात काफी गंभीर लग रहे थे। वह सोचता है कि वह फिर कभी ऐसा अनुभव नहीं करना चाहेगा, जिससे वह रियो को और भी अधिक धन्यवाद देता है, क्योंकि उसने उन सभी को बचाया था। उसे याद आता है कि उसने किसी को एबेल की वापसी के बारे में सूचित नहीं किया है, इसलिए वह तुरंत एक कॉल करने के लिए अपना संचार उपकरण उठाता है। इस बीच एबेल रियो को टहलने के लिए ले जाता है, और जब रियो पूछता है कि वे कहाँ जा रहे हैं तो एबेल उसे बताता है कि वे उसे शहर वापस लाने में मदद करने के लिए उसके पुरस्कार लेने जा रहे हैं। एबेल बताता है कि वह रियो के लिए कुछ नए कपड़े और एक छड़ी खरीदना चाहता है। रियो उसे धन्यवाद देता है, लेकिन स्वीकार करता है कि वह नहीं समझता कि एबेल बार बार छड़ी का जिक्र क्यों कर रहा है। एबेल समझाता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह एक जादूगर है, लेकिन रियो उसे बताता है कि वह बिना किसी छड़ी के जादू कर सकता है और वह नज़दीकी लड़ाई में अपनी तलवार का भी उपयोग कर सकता है। ये सुनकर एबेल चौंक जाता है और तलवार के बारे में पूछता है तो रियो उसे दिखाता है।
हालांकि एबिल सोचता है कि यह एक उचित तलवार के बजाय एक चाकू जैसा दिखता है। उसे चिंता है कि उसने रियो की भावनाओं को ठेस पहुंचाई होगी, लेकिन रियो को कोई आपत्ति नहीं है। इसके बजाय वह एबिल की मदद मांगता है क्योंकि इस दुनिया के बारे में अभी भी बहुत सी चीजें हैं जो वह नहीं जानता है। रियो को जल्द ही पता चलता है कि यहाँ एक दिन 24 घंटे का होता है, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और एक महीने में 30 दिन होते हैं, जो मूल रूप से पृथ्वी के समान ही है। उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि कपड़ों को भी सेंटीमीटर में मापा जाता है। यह एक संयोग जैसा लगता है और रियो सोचने लगता है कि क्या कोई संबंध हो सकता है। शायद उससे पहले किसी और को इस दुनिया में टेलीपोर्ट किया गया था। ये समझाएगा कि इतनी सारी चीजें उसके ग्रह के समान क्यों हैं। फिर एबिल उसे अपनी पार्टी में आमंत्रित करता है जहां रियो अतिथि है और वह रियो को सभी से अपने उद्धारकर्ता के रूप में मिलवाता है। अगली सुबह नीनो उसके साथ चलता है और पूछता है कि क्या उसे पिछली रात मजा आया। रियो कहता है कि उसे आया, लेकिन स्वीकार करता है कि वह बस थोड़ा थका हुआ है। वे जल्द ही गिल्ड छात्रावास में पहुंचते हैं और जैसे ही वे कमरे में प्रवेश करते हैं, वे एक लड़के को पुशअप करते हुए देखते हैं। जब वह नेना को देखता है तो वह घबरा जाता है। वह उन्हें बताती है कि रियो उनका नया रूममेट होगा और दोनों अपना परिचय नील्स और एडो के रूप में देते हैं। रियो को उसकी कक्षा के बारे में याद दिलाने के बाद नेना चली जाती है। नील्स टिप्पणी करता है कि वह कितनी सुंदर है, जबकि एडो कहता है कि उन्हें एक दूसरे के साथ इतने औपचारिक रहना बंद कर देना चाहिए। तभी नेना एक और नवागंतुक के साथ लौटती है जो उनके साथ एक रूममेट के रूप में भी शामिल होगा। एडो सोचता है कि नया लड़का बहुत छोटा दिखता है और एमोन पुष्टि करता है कि वह सिर्फ 16 साल का है। दुख की बात है कि अपने माता पिता को खोने के बाद एक साहसी बनना उसके लिए आजीविका कमाने का एकमात्र विकल्प था। नेना रियो को बताती है कि एमोन भी उसके साथ बुनियादी कालकोठरी पाठ्यक्रम लेगा, इसलिए उन्हें एक साथ जाना चाहिए, जिस पर वे दोनों सहमत होते हैं। इस बीच एबेल की दोस्त लिन को यकीन नहीं होता कि एक जादूगर एक मोटी बर्फ की ढाल बना सकता है। उसे लगता है कि वे आमतौर पर बहुत पतली होती हैं और एक साधारण हवा के झोंके से भी टूट सकती हैं। वह ये भी कहती है कि दुश्मन पर हमला करने के लिए हवा के बीच में इसका उपयोग करना पूरी तरह से असंभव है, लेकिन एबेल उसे बताता है कि रियो ने बिल्कुल वैसा ही किया। लिन बताती है कि जादू को आमतौर पर जादूगर के करीब ही बनाया जा सकता है, इसलिए उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। फिर भी पुजारिन कहती है कि अगर एबेल ये सब कह रहा है तो ये सच होगा। हालांकि लिन को डर है कि अगर रियो कभी उनके खिलाफ हो गया तो यह एक बड़ी समस्या होगी, या अगर वह दुश्मन के रूप में राज्य में शामिल हो जाता है। एबेल उन्हें आश्वस्त करता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। जब वे पूछते हैं कि वह इतना निश्चित कैसे हो सकता है, वह बताता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि रियो को राज्य के नाम से नफरत है। अगले दिन रियो कालकोठरी की कक्षा ले रहा है। प्रशिक्षक घोषणा करता है कि उन्होंने कालकोठरी अन्वेषण पर अपने परिचयात्मक पाठ समाप्त कर दिए हैं। उस दोपहर वे एक वास्तविक कालकोठरी की पहली मंजिल में प्रवेश करेंगे। एमोन इस संभावना से काफी घबराया हुआ लगता है, इसलिए रियो से सलाह देता है कि वह खुद पर ज्यादा दबाव न डाले, अन्यथा वे अपनी कालकोठरी अन्वेषण शुरू करने से पहले ही अपनी ऊर्जा खत्म कर देंगे। जब प्रशिक्षक पूछता है कि क्या किसी के पास कोई सवाल है, तो रियो अपना हाथ उठाता है और पूछता है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आप पहले से ही साफ की गई कालकोठरी पर तक तुरंत यात्रा कर सकते हैं। ये सवाल प्रशिक्षक को प्रभावित करता है, हालांकि वह बताता है कि केवल दक्षिणी प्रांतों में कुछ कालकोठरी में ये सुविधा है। वह आगे कहते हैं कि जहां तक वह जानता है, लो में ऐसी कालकोठरी मौजूद नहीं है क्योंकि उसने उनके बारे में केवल अफवाहों के माध्यम से सुना है। इमोन रियो के ज्ञान से प्रभावित है और सोचता है कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह डंक तक पहुंच गया। लेकिन रियो जल्दी से विषय बदल देता है, कहता है कि उसने बस किसी और से सुना है। दोपहर में जैसे ही नए साहसी लोग तैयारी करते हैं, उन्हें पता चलता है कि शहर अनिवार्य रूप से कालकोठरी के चारों ओर बनाया गया है। उन्हें बताया जाता है कि हर कुछ वर्षों में अंदर के राक्षसों की संख्या एक घटना में तेजी से बढ़ जाती है जिसे द ग्रेट टाइडल बोर के रूप में जाना जाता है। प्रशिक्षक कहते हैं कि इस दौरान कुछ राक्षस सतह तक पहुंच सकते हैं, यही वजह है कि उनके पास सुरक्षा के लिए दोहरी स्तरित दीवारें हैं। रियो को एहसास होता है कि बाहरी दीवार शहर को बाहरी खतरों से बचाने के लिए है, जबकि आंतरिक दीवार कालकोठरी से आने वाले राक्षसों से बचाव करती है।